Hey everybody, hello and welcome back to channel Info Island. So guys, जैसे कि हम सब जानते हैं 22 दिसंबर 2024 को आपका यूपीपीएससी का एग्जाम कंडक्ट करवाया जा चुका है साल 2024 का, जिसका गाइज हम एग्जाम एनालिसिस लेके आपके लिए आ चुके हैं. आई नो वी आर अ लिटिल लेट, थोड़ा सा डिले हो गया है. सो गाइज आई एम रियली सॉरी फॉर दैट बिकॉज वी वर स्टक विद समथिंग एंड दिस इज द रीजन व्हाई वी कुड नॉट कम अप विद दैट अर्लियर. So I hope you guys can adjust with that. And yes, if you guys have anything to ask for related to the recent examinations going on, जैसे कि अभी आरआरबी के जेई का भी एग्जाम हुआ है, टेक्नीशियन के चल रहे हैं, और यस उसी बीच हमने देखा कि यूपीपीएससी का भी एग्जाम हो ही चुका है. So if you guys have any query question, so please do not hesitate, just comment that down below in the comment section, we will come up with that. सो यस, आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आए थे यूपीपीएससी के एग्जाम में. वाज द एग्जामिनेशन इजी, डिफिकल्ट, या फिर जो पेपर था वो मॉडरेट लेवल का था? Though we had a chat with a lot of students and some of them were like कि पेपर बहुत difficult था, but on the other hand there were some brilliant students I would say who were saying कि no, it wasn't tough at all, it was kind of not easy we would say, but it was a moderate kind of examination. So आपका क्या ख्याल है? If you guys have given the examination of UPPSC तो please comment करके ज़रूर से बताइएगा. If I miss out on any question, if I miss out on anything, तो वो भी please से share कर दीजिएगा if you guys are aware of it, so that it helps the other candidates also. And if you guys haven't done the analysis yet, तो चलिए जल्दी से analysis को शुरू कर लेते हैं, questions देख लेते हैं, so that आपको पता पड़ जाए कि how many questions you have answered correctly और कितना परसेंट मोटा मोटा आपने पेपर अपना करेक्ट दिया है. ठीक है, तो ये तो हो गई उस चीज की बात. अब एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बोलना चाहूंगी, जस्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट एज आई ऑलवेज टेल यू. सो इफ यू गाइस हैव विजिटेड द चैनल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, अगर आप चैनल पे नए हो या फिर अगर आपने देख रखा है पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो जल्दी से जाओ यार, सब्सक्राइब कर लो. इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, इट रियली कॉस्ट यू नथिंग, नॉट इवन अ सिंगल पेनी. सो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर दो, आपकी बहुत हेल्प होगी. यू विल गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेटिव वीडियोस एंड इंफॉर्मेटिव कंटेंट एंड एजुकेशन कंटेंट रिलेटेड टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड द एजुकेशन बैकग्राउंड. ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द टॉक्स. अब जल्दी से अपन वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आए थे आपके 22 दिसंबर 2024 के यूपीपीएससी के एग्जाम में. सो या लेट्स बिगिन. ओके गाइस, जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा गया था एग्जाम में, इट वाज कि व्हाट इज द जॉइंट वेयर द नेक मीट्स द हेड इज कॉल्ड व्हाट. तो गाइज हमारे नेक के पीछे जो हमारा एक हिस्सा होता है, राइट, जो हमारे हेड को कनेक्ट करता है, हमारी गर्दन को हमारे सर से कनेक्ट करता है, एंड वी हैव अ जॉइंट देयर, राइट. तो वो जो जॉइंट होता है इट इज नोन एज पाइवटल, जिसको हम पाइवटल जॉइंट बोलते हैं. ठीक है, मेनी लॉट ऑफ यू से पिवट जॉइंट ऑल्सो. तो पिवटल जॉइंट जो होता है वो एक वैसा जोड़ है जो कि हमारी गर्दन को हमारे सर से कनेक्ट करता है. सो पिवटल जॉइंट इज द करेक्ट आंसर गाइस. नेक्स्ट इज व्हाट इज दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज डिजीज. सो गाइस, जैसे कि हम सब जानते हैं कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक डिजीज को फैलाने का काम करते हैं, राइट. तो स्प्रेड होता है, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि इन्फेक्शियस होते हैं, एक से दूसरे में ट्रांसमिट हो जाते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं बट ट्रांसमिट जरूर से नहीं होते, बट वो किसी ना किसी लेवल तक स्प्रेड जरूर से हो जाते हैं. सो दैट इज ऑल बीन डन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो गाइज ऐसे जो होते हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं वो होते हैं प्रोटोजोआ और बैक्टीरियाज. ठीक है, सर्दी खांसी जुकाम बुखार ये सब हो गया, ये बैक्टीरियाज अपन कहते हैं ना, बैक्टीरियाज के कारण हो रहा है, बैक्टीरिया उस पे आ जाता है, इसी कारण से इट बिकम्स अ बिट ऑफ इन्फेक्शियस. तो प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया. ओके, अगला है डायबिटीज विच इज अ वेरी कॉमन डिसऑर्डर दीज डेज एज वी ऑल नो. ये किस चीज से रिलेटेड है? तो गाइज इट इज रिलेटेड टू द पैनक्रियास. नेक्स्ट इज मिल्क इज द एग्जाम्पल ऑफ वॉट. तो मिल्क इज द एग्जाम्पल ऑफ वॉट. तो गाइज मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमल्शन. सो इमल्शन इज द करेक्ट आंसर हियर. ओके, अगला क्वेश्चन है अ बस कवर्स द फर्स्ट स्टॉर्म डिस्टेंस एट अ सर्टेन स्पीड ऑफ v1. ठीक है, उसने इतना डिस्टेंस कवर करा v1 के साथ, और उसके बाद जो अदर डिस्टेंस है वो कवर कर लिया v2 के साथ.
तो व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड ऑफ द बस फॉर द एंटायर जर्नी, ठीक है, V1 डिस्टेंस पे इतना किया, फिर V2 डिस्टेंस पे इतना कर दिया, तो जो पूरा उसने जर्नी कवर करा है उसके लिए उसकी एवरेज स्पीड क्या रहने वाली है। सो गाइज उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना है, जिसमें आपको 2V1 V2, ठीक है, 2V1 जो आपका V1 V2 था वो डाल देना है, उसको डिवाइड कर देना है V1 + V2 के साथ। तो जब आप ये कैलकुलेट करोगे तो यू आर एट द एंड ऑफ द गोना गेट द एवरेज स्पीड जो कि बस की रहने वाली है उस पूरी जर्नी को कवर करने के लिए। सो दैट्स अबाउट इट, 2V1 V2 डिवाइड बाय V1 + V2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग ऑन द लैंड कॉल्ड। तो गाइज ऐसे बहुत से प्लांट्स होते हैं, ऐसे बहुत से एनिमल्स होते हैं जो कि अपना जीवन यापन करते हैं लैंड पे, तो ऐसे जो होते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बोलते हैं या फिर टेरेस्ट्रियल रेजिडेंट्स बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगेन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीआर, एंड एज आई ऑलवेज टेल यू कि एब्रिविएशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर रिलेटेड हो, जनरल नॉलेज रिलेटेड हो या नॉर्मल बैंकिंग टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड क्यों ना हो, दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। इफ यू वांट एनी डेटा, एनी कंटेंट, तो इट इज ऑल अवेलेबल ऑन द चैनल, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या फिर आई बटन पे शेयर कर दूंगी, प्लीज जाके देख लेना, इट विल हेल्प यू गाइज अ लॉट। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, सीपीआर की फुल फॉर्म की अगर अपन बात करें तो इट इज कार्डियोपल्मोनरी resuscitation, I think. So yeah, that's CPR. Okay, next question, what is the cause of the global pause due to the recent COVID-19 pandemic जो हुआ था? So guys, it was SARS.CoV.2. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। सो गाइस बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला है ये भी अक्सर पूछा जाता है तो इसको भी अच्छे से याद कर लो। NaHCO3 इज द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द ओनली वेन दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो गाइस हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको कैरी करने का काम एक वेन यानी कि एक जो नस होती है वो करती है, जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन। सो पल्मोनरी वेन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, यहाँ पर आपको क्या कर रखे थे, दो स्टेटमेंट्स दे रखे थे जिसमें वन वाज द असर्शन, अदर वन वाज द रीजन। आपको बताना है कि मतलब असर्शन सही है या रीजन सही है या दोनों सही है या फिर क्या सही है, ठीक है, उन स्टेटमेंट्स में आपको देखना था। सो असर्शन दे रखा था आपको, मोस्ट ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट कंसिडर्ड ब्रिटिश रूल एज इज नेक्स्ट स्टेप ऑफ द प्रोविडेंस डेस्टिन्ड फॉर मॉडर्नाइजेशन। रीजन जो दे रखा था वो दे रखा था, दे कंप्लेन्ड ओनली अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सो इसमें अलग अलग ऑप्शंस दे रखे थे आपको, उन चार ऑप्शन में जो आपका ऑप्शन बी था ना वो करेक्ट था, ठीक है, और जो ऑप्शन बी था वो बोलता है कि बोथ ए एंड आर, ठीक है, आपका असर्शन और आपका रीजन दोनों ही ट्रू हैं, ठीक है, और जो आर है वो आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रखा है आपके असर्शन का। सो जो ऑप्शन बी जिसमें ये कहा गया था वो सही था, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, दोनों ही आपका असर्शन रीजन दोनों ही सही है, और जो रीजन है वो आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तो ये इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट आपको बताना था, मैच करना था, ठीक है, कुछ मैच द फॉलोइंग करके कुछ दे रखा था जिसमें क्या था, एक साइड आपको न्यूली इलेक्टेड हेड दे रखे थे और एक साइड आपको स्टेट का नाम दे रखा था, ठीक है, कि वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, किस अभी न्यूली इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट बने हैं किस कंट्री के, तो आपको ये मैच करना था, जिसमें आपको ये चार नाम दे रखे थे। अब मैं आपको करेक्ट कंट्री बता देती हूँ कौन सा इलेक्टेड हेड है और किस कंट्री से बिलोंग करता है। सो गाइज बात करें गीतानास नौसेदा की तो ही बिलोंग्स टू लिथुआनिया। लुओंग कुओर्ग की अगर हम बात करें तो ही बिलोंग्स टू वियतनाम। हल्ला थॉमस डोतेर अगर हम बात करें तो बिलोंग्स टू आइसलैंड। जोज राउल मुलिनो की अगर हम बात करें तो बिलोंग्स टू पनामा। So these are the name of all those people who have recently been elected as the head of the state of these particular countries. तो यहाँ पर हमने करेक्टली मैच करके आपको बता दिया है। अगर इन चारों नामों को आपने इन चारों कंट्रीज से मैच करा है तो आपका आंसर 100% करेक्ट है। अगर कहीं कुछ ऊपर नीचे हो गया है मामला तो वहां थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि पहले एसएससी के पेपर में भी आया है।
So who won the best actress award in the uncertain regard category at the Cannes Film Festival 2024? So guys, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्टर अनाय सुना जो सेन गुप्ता जी हैं. शी हैज वन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड इन द अनसर्टेन रिगार्ड कैटेगरी एट द कान फिल्म फेस्टिवल, जो कि अभी रिसेंटली हैपन हुए थे इन द ईयर 2024. ठीक है. और ये जो कान फिल्म फेस्टिवल था उनकी परफॉर्मेंस के लिए इसमें उनको अवार्ड मिला था. और अगर बात करें किस फिल्म की, तो द नेम ऑफ द फिल्म इज द शेमलेस. ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज R21 बाय मैट्रिक्स MTM? सो गाइज, ये जो है यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे थे कि ये किस चीज से रिलेटेड चीज है, बिकॉज सम ऑफ देम वर नॉट एक्चुअली एक होता है ना, उस तक पहुंच भी नहीं पा रहे थे कि व्हाट इज इट रिलेटेड टू. सो गाइज, लेट मी जस्ट टेल यू, R21 मैट्रिक्स MTM जो है, इट इज अ वैक्सीन अगेंस्ट मलेरिया जो कि डेवलप करी है सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली. सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैक्सीन अगेंस्ट मलेरिया developed by Serum Institute of India, and the name of this serum is vaccine is R21 by Matrix MTM. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू फ्लाई 91. ठीक है, फ्लाई 91 से रिलेटेड आपको स्टेटमेंट्स दे रखे थे एंड यू हैव टू चूज विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, जिसमें दो स्टेटमेंट दिए गए थे और चार ऑप्शंस आपको दिए थे, जिसमें से एक ऑप्शंस ऐसे थे कि ए सिर्फ एक सही है, ऑप्शन बी जैसे दोनों सही है, ऑप्शन सी सिर्फ सी सेकंड सही है, या ऑप्शन डी दोनों ही गलत हैं. तो इसमें आपको दो ऑप्शंस दो स्टेटमेंट दे रखे हैं. स्टेटमेंट नंबर 1 विच सेज दैट इट इज अ न्यूली लॉन्च्ड एयरलाइन इन इंडिया. ठीक है, फ्लाई 91 से रिलेटेड ये स्टेटमेंट है. और नंबर 2 पे आपको गिवन था, इट्स इनऑग्रल फ्लाइट टुक ऑफ फ्रॉम मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑन 18th ऑफ मार्च 2024. गाइज, ये दोनों ही डिटेल्स फ्लाई 91 से रिलेटेड हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी रखना है और ऑप्शन में टिक भी करना है. तो ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा आपका बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. जो ऑप्शन 1 है दैट इट इज अ न्यूली लॉन्च्ड एयरलाइन इन इंडिया, वो भी सही है. जो ऑप्शन 2 है दैट इट्स इनऑग्रल फ्लाइट टुक ऑफ फ्रॉम मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑन 18th ऑफ मार्च 2024, ये भी सही है. सो फ्लाई 91 के दोनों ये स्टेटमेंट सही हो जाएंगे. तो आपका बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, जो भी ऑप्शन में था वो करेक्ट है. Okay, next question, with reference to guidelines for elimination of corporal punishments, which of the following statement is correct? यहाँ पर भी guys सेम ही है. यहाँ पर आपको corporal punishment के elimination से related जो guidelines हैं उससे related दो statements दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही है. So the number 1 statement says that the Tamil Nadu School Education and Department issued 3 guidelines on 26th April 2024. और नंबर 2 पे आपको गिवन है दैट दीज गाइडलाइंस फोकस ऑन सेफगार्डिंग द फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, यहाँ पर ये दे रखा है. सो दीज टू स्टेटमेंट्स जो कि आपको इससे रिलेटेड गिवन है वो आपको बताना है कि कौन सा सही है. तो गाइज, इसमें अगर हम बात करें जो फर्स्ट स्टेटमेंट का है दैट द तमिलनाडु स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने गाइडलाइंस इशू करी हैं 26 अप्रैल 2024 को. सो गाइज, वो भी सही है. अगला अगर अपन बात करते हैं दैट ये जो गाइडलाइंस हैं ये फिजिकल और मेंटल वेलबींग जो स्टूडेंट्स का होता है उसको प्रमोट करने का काम करती है, तो ये भी सही है. सो यहाँ पर भी आपका बोथ 1 and 2 आर करेक्ट हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट अगेन, विद रेफरेंस टू द लूनर पोलर एक्सप्लोजन मिशन, जिसका क्वेश्चन आपके सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था अभी, ये 23 दिसंबर का आपका जो टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ है ना, उसमें भी लूपेक्स का आपका पेपर में क्वेश्चन आया था कि लूपेक्स क्या है, इससे रिलेटेड मिशन जो इसरो के साथ ये कर रहे हैं, व्हाट इज इट ऑल अबाउट. सो ऑल इन ऑल इम्पोर्टेंट टॉपिक है. So yes, with reference to the Lunar Polar Exploration Mission, which is shortly या फिर commonly known as LUPEX, which of the following statement is correct? तो यहाँ पर भी again दो statement दे रखे हैं आपको, जिसमें number 1 says that this is an India-Japan partnership for their joint moon mission which shall be launched in the future. ठीक है, एक तो ये है. दूसरा है that JAXA is responsible for developing the lander for the mission while ISRO is handling the rover and the launch vehicle. अब यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन में से कौन सा सही है ये आपको बताना है. सो गाइस, सिर्फ और सिर्फ वन, हमने जैसे उसमें भी देखा था
कि जो जैक्सा है दैट इज बेसिकली रेस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग द रोवर लॉन्च व्हीकल, ठीक है। जो इसरो है ना वो लैंडर को डेवलप करने में हेल्प कर रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा उल्टा दे दिया है। और इसके अलावा ये इंडिया जापान की पार्टनरशिप है, तो ये तो सही है ही। सो इन दोनों ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है, दैट जैक्सा, ओ सॉरी, दैट लूपिक्स जो है इट्स एन इंडिया जापान पार्टनरशिप फॉर देयर जॉइंट मून मिशन विच शैल बी लॉन्च्ड इन द नियर फ्यूचर, जो कि जापान और इंडिया दोनों मिलकर प्लान कर रहे हैं दैट बाय द एंड ऑफ द ईयर 2028 दे आर गोना कंप्लीट दिस मिशन। और वो इस मिशन के द्वारा पता लगाना चाहते हैं कि मून पे जो क्वालिटी ऑफ वाटर है, जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है, वो एक्चुअल में कैसा है, क्या है, उसकी इमेजेस के द्वारा वो देखना चाहते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट लूपिक्स। Okay, next question. With reference to the Nepal India International Sanskrit Conclave जो 2024 में हुआ था, the which of the following which of the following statement is correct? सो गाइज यहाँ पे आपको दे रखे हैं दो ऑप्शंस, दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। नंबर वन इज इट वाज हेल्ड एट न्यू दिल्ली, और नंबर टू इज दैट दिस 3 day कॉन्क्लेव, ठीक है, 3 दिवसीय ये कॉन्क्लेव था, विच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द नीति रिसर्च फाउंडेशन। तो अब इसका करेक्ट आंसर होगा, तो गाइज न्यू दिल्ली में तो नहीं हुआ था, तो ये तो आपका गलत हो गया। और सेकंड आपका सही है, क्योंकि ये 3 day कॉन्क्लेव ही था जो कि नीति रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, और नाम था नेपाल इंडिया इंटरनेशनल संस्कृत कॉन्क्लेव 2024। सो ओनली टू, ऑप्शन टू इज करेक्ट, तो यहाँ पर टू हो जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट इज यू हैव टू पिक द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें अगेन आपको एजर्जन और रीजन दे रखे हैं, तो वो आपको बताना है। जिसमें एजर्जन हो गया, रेड सॉइल डिनोट्स द सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ इंडिया, और रीजन है द रेड सॉइल इज सराउंडेड बाय द ब्लैक सॉइल फ्रॉम द साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ डायरेक्शन। इसमें आपको 4 ऑप्शन गिवन थे, जिसमें जो आपका ऑप्शन डी था वो सही है। ऑप्शन डी जो कि बोलता है दैट ए इज फॉल्स, ठीक है, ए इज इन असर्शन इज फॉल्स, लेकिन जो आर है, रीजन जो है वो ट्रू है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो आपका रीजन है द रेड सॉइल इज सराउंडेड बाय द ब्लैक सॉइल फ्रॉम द साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ डायरेक्शन, ये आपका ट्रू हो गया, लेकिन जो रेड सॉइल डिनोट्स द सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ इंडिया है वो आपका फॉल्स हो गया, एंड हेंस योर ऑप्शन डी इज करेक्ट। Okay, next, which one out of these statements is correct? Again, आपको दो statement दे रखे हैं. Number one, that cotton is mostly a kharif crop. Number two, cotton crops require a moderate amount of rainfall ranging between 52 to 75 centimeters annually. ओके सो गाइज यहाँ पे आपका ऑप्शन वन सही है, ठीक है। जो कॉटन है दैट इज बेसिकली अ खारिफ क्रॉप, लेकिन उसको ग्रो करने के लिए या उसको पैदा करने के लिए मॉडरेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो कि 52 टू 75 सेंटीमीटर्स एनुअली चाहिए। दिस पर्टिकुलर थिंग एंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो ओनली वन जो आपका ऑप्शन में है, ऑप्शन वन में, दैट कॉटन इज मोस्टली अ खारिफ क्रॉप, ये आपका सही स्टेटमेंट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर गाइज आपको मैच द फॉलोइंग दे रखे थे, जिसमें आपको वन साइड जो था वो आपको कैनाल्स के नाम दे रखे थे, और अदर साइड आपको रिवर्स के नाम दे रखे थे, एंड यू हैव टू मैच द नेम ऑफ द कैनाल्स की वो किस रिवर पर लोकेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने करेक्टली मैच करके ही बताए हैं ये चारों। तो अगर आपने इन चारों को इन चारों के साथ मैच करा है, देन योर आंसर्स आर 100% करेक्ट। ओके सो लेट मी जस्ट नेम ऑल ऑफ देम आउट। सबसे पहले हो गया अपर बारी दोआब कैनाल जो कि रावी रिवर पर सिचुएटेड है। अगला है सरहिंद कैनाल जो कि सतलज नदी पर लोकेटेड है। थर्डली यू हैव गुरगांव कैनाल जो कि यमुना रिवर पर लोकेटेड है। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट यू हैव इंदिरा गांधी कैनाल विच इज सिचुएटेड एट सतलज रावी और ब्यास नदी, ठीक है। तो ये आपको कैनाल्स के नाम इन्हीं रिवर्स के साथ मैच करने थे। only in that particular situation you are your answers are correct, ठीक है। ओके गाइस, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर आपको क्या करना था, यहाँ पर आपको दो तरह से चीजें दे रखी थी एंड यू हैव टू मैच इट। जहाँ पर एक साइड था कैपिटल नेम्स, ठीक है, कौन सी कंट्री का कौन सा कैपिटल है, एंड दूसरे साइड में कंट्री का नेम दे रखा था, एंड यू हैव टू मैच बोथ ऑफ दीज कि कौन सी कंट्री का कौन सा कैपिटल है। सो गाइस हेयर वी हैव आंसर्ड ऑल ऑफ दीज करेक्टली। तो अगर आपने इन चार कंट्रीज को
दैट आर गिवन हियर, इन चार कैपिटल के साथ मैच करा है, देन यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, 100% मार्क्स आपको मिलेंगे. इफ नॉट देन sorry, you have to prepare yourself a little better with us, obviously. So firstly, beginning with Canada, तो guys Canada का हो गया ओटावा, आयरलैंड का देख लें तो डबलिन, म्यांमार का देखें तो नेपिजडो, एंड सूडान का देख लें तो खरतूम. तो ये चारों आपको इस तरह से मैच करने थे. So these are the capital of these particular countries. Okay, next you have to match the famous local storms with their place and area. तो यहाँ पर again आपको दो लिस्ट में चीजें गिवन थी. एक साइड में आपको गिवन था फेमस लोकल स्टॉर्म्स जो होते हैं, उनके नाम, और दूसरी जगह में द नेम ऑफ द प्लेस या फिर नेम ऑफ द एरिया यू कैन से, एंड यू हैव टू मैच कि भाई कौन सा किसके साथ है. ठीक है. सो हेयर वी हैव आंसर्ड ऑल ऑफ देम करेक्टली. तो आपको इसी तरह से मैच करना था. ठीक है. मैंगो शावर की बात करें तो वो कर्नाटका कोस्टल एरियाज से है. ब्लॉसम शावर की बात करें तो वो केरला का है. नॉवेस्टर्स की बात करें तो इट इज अ नेम फॉर द फेमस लोकल स्टॉर्म्स गिवन इन वेस्ट बंगाल. और लू जो कि बहती है तो हम पंजाब टू बिहार के एरियाज में जो है वहाँ का फेमस लोकल स्टॉर्म है. सो दीज आर दीज पर्टिकुलर लोकल names of these local storms which are very famous. ठीक है. And of these particular areas. तो अगर कहीं भी आपको इन नामों का नाम सुनने मिलता है, फॉर एग्जाम्पल मैंगो शावर, देन यू हैव टू, एक दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए दैट इट इज समवेयर देयर रिलेटेड टू कर्नाटका. ब्लॉसम शार हो गया, इट्स केरला फॉर श्योर. नोवेस्टर्स हो गया, वेस्ट बंगाल से है. लू है तो पंजाब टू बिहार है. राजस्थान एरियाज में भी बहुत है. ओके. ओके, नेक्स्ट इज मैच द नेम ऑफ द सिटी विद द पीरियड ऑफ बीइंग प्लान्ड. यहाँ पे अगेन आपको दो दो लिस्ट में नाम गिवन थे. एक तरफ था एक टाइम पीरियड, ठीक है, जो होता है ना कि हाँ मिडिवल पीरियड था, एंशियंट पीरियड था, जैसे हिस्ट्री में नहीं होता लाइक दैट. तो उस चीज में डिवाइडेड किया गया था अमंग दीज थ्री की एंशियंट है, मिडिवल है, कॉलोनियल है, इंडिपेंडेंस है, पोस्ट इंडिपेंडेंस है, लाइक व्हाट. एक साइड आपको इन सिटीज के नाम दे रखे थे. ठीक है. नेम ऑफ द सिटी एज आई जस्ट टोल्ड यू गाइस. तो वहां पे अगेन यू हैव टू मैच द नेम ऑफ द सिटी विद द पीरियड इट बिलोंग्स. तो ये चार आई थी क्वेश्चन जो कि हमने यहाँ पर करेक्टली मैच कर दिया है फॉर यू गाइस. सो कांचीपुरम की बात करें तो गाइस वो एंशियंट पीरियड में थी. ठीक है. जैसलमेर हो गया वो मिडिवल पीरियड में था. कोडाई कनाल जो है वो आपका कॉलोनियल पीरियड से बिलोंग करता है. और भिलाई जो है वो आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस आया था. तो ये जो जगह के नाम अभी जो मैंने आपको बताए हैं, सो दीज आर द नेम ऑफ दोज पर्टिकुलर सिटीज जो कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आई थी. आप ऐसे नहीं कर सकते कांचीपुरम को पोस्ट इंडिपेंडेंस डाल दो कि भाई वो तब भी तो थी. नो 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 नो, इट वाज अ पार्ट ऑफ द एंशियंट हिस्ट्री. इट वाज प्रेजेंट एट दैट टाइम पीरियड. तो एंशियंट पीरियड इज कांचीपुरम. ठीक है. ओके, नेक्स्ट विच कंट्री हैज विच माउंटेन. अगेन यहाँ पर आपको गाइस क्या करना है, यहाँ पर आपको माउंटेन्स जो हैं उसको किस कंट्रीज में वो हैं वहाँ पे मैच करना है. ठीक है. जहाँ पे आपको इस तरह से कुछ नाम दिए गए थे एंड हेयर वी हैव आंसर्ड देम एंड मैच्ड देम करेक्टली. फॉर एग्जांपल स्पेस और फ्रांस के आगे बल्कन लिखा है, लेकिन होता तो ये पायरेनिस में है ना, तो पायरेनीज से आपको इसको मैच करना रहेगा. स्विट्जरलैंड के माउंटेन्स जो हैं वो हो गए एल्प्स. बुल्गारिया के हो गए बल्कन. इटली के हो गए एपेनाइन. सो दीज आर द नेम्स ऑफ द माउंटेन्स जो कि इन पर्टिकुलर कंट्रीज से बिलोंग करते हैं. तो यू हैव टू मैच देम राइट. एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहाँ पर अगेन इट इज अ स्टेटमेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन आपको पूछा गया था जिसमें दो स्टेटमेंट दे रखे थे एंड उसमें आपको एक छोटा सा चीज देखना था, रेफरेंस टू व्हाट. ठीक है. तो विद रेफरेंस टू शक्षगम जो वैली है, शक्षगम वैली से रिलेटेड यहाँ पर दो स्टेटमेंट दे रखे हैं. यू हैव टू चूज कि कौन सा करेक्ट है. दोनों ही करेक्ट है या दोनों ही गलत है या एक सही है एक गलत है, लाइक व्हाट इट इज. ठीक है. तो उसमें चार ऑप्शन दे रखे थे. यू हैव टू पिक इट दैट वे. जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट अगर अपन देखें तो इट इज दिस वैली. कौन सी वैली? शक्षगम वैली. ठीक है. इसके रेफरेंस में हम बातें करेंगे दोनों स्टेटमेंट में. So this valley is strategically important as it is part of Pakistan occupied Kashmir. Number one. Number two में है कि India has lodged protest against the infrastructure development being carried out by China in this particular valley. तो अब देखा जाए टेक्निकली
ज्योग्राफिकली, प्रैक्टिकली, ये दोनों ही पॉइंट सही हैं, ठीक है, दोनों ही करेक्ट है। तो जिस किसी भी ऑप्शन में आपका ये रहेगा ना दैट बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। सो बोथ 1 ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2 रिलेटेड टू शक्षगम वैली आर करेक्ट। ओके गाइज, नेक्स्ट यहाँ पर अब आपको क्या दे रखा है, कुछ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के नाम दे रखे हैं एंड आपको वहाँ पर इवेंट्स मैच करना था, ठीक है। अगेन यहाँ पे क्या था, एक साइड हो गए अपने ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ठीक है, ऑन वन हैंड, ऑन दी अदर हैंड उनका टाइम पीरियड आप कह सकते हैं या फिर कब वो हुए थे बेसिकली, तो उनसे आपको मैच करना था। फॉर एग्जाम्पल इंडिया उज्बेकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसको डस्टलिक बोलते हैं, ये आपका हुआ था अप्रैल 15 टू 28 2024। सो जहां कहीं भी वो अप्रैल 15 से 28 2024 गया रहेगा, उससे आपको इसको मैच कर देना है, ठीक है। लाइकवाइज इंडिया फ्रांस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति जिसका नाम है, वो मई 13 से 26 2024 तक। तीसरा हार्बर फेज ऑफ इंडो यूएस जॉइंट एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प 2024, उसमें मार्च 18 टू 25 2024 लगा देना है। एट लास्ट नंबर डी इज मिलान 2024, तो वो आपका February 19 से 27 2024 को हुआ था। सो दीज आर द डेज एंड द डेट्स ऑफ द इवेंट्स जो कि ये उस दिन हुए थे, ठीक है। तो आपको उनसे सिर्फ नंबर से नाम मिलाना था, ठीक है। तो ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, बिल्कुल कहीं कोई वो नहीं है डाइसीनेस, तो आप इसको अच्छे से याद रख लेना। ओके, नेक्स्ट इज अगेन यहाँ पर दो स्टेटमेंट दे रहे हैं विद रेफरेंस टू व्हाट, विद रेफरेंस टू द इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट जो है, ठीक है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, उसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिलेटेड टू दिस, यू हैव टू टेल। जिसमें नंबर 1 वी हैव दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव ऑफ एफटीएज, ठीक है। एफटीएज का कुछ इस तरह का सबसे पहला इनिशिएटिव है दैट हैज कम अप with the name under the name India Australia Economic Cooperation and Trade Agreement, ठीक है। At number 2 we have the meeting was attended by the Commerce Secretary of India, Mr. Sunil Bhartwal, ठीक है। तो these are the two statements which were given आपको एग्जाम में related to this India Australia Economic Cooperation and Trade Agreement। अब आपको बताना ये है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, क्या दोनों सही है, क्या दोनों गलत है, क्या एक सही है, क्या दूसरा सही है, लाइक दैट। सो इसमें भी गाइस दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं, ठीक है। एफटीए का वन ऑफ अ काइंड इनिशिएटिव था ये, और दूसरा इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए जो हमारे कॉमर्स सेक्रेटरी हैं इंडिया के, ये नाम भी जरूर से याद रखना गाइस, इट्स इंपॉर्टेंट, जो मिस्टर सुनील बर्तवाल हैं वो आए थे। Okay, next question. Choose the correct option with reference to the 7th India-Indonesia Joint Defense Cooperation Committee meeting. अब यहाँ पे जो दो स्टेटमेंट दे रखे हैं वो इस चीज से रिलेटेड है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। So, at number 1 we have in this meeting, Indonesia agreed to enhance collaboration in the areas of defense, industry, maritime security and multilateral cooperation. क्या इस मीटिंग में कुछ इस तरह सा हुआ था? We'll find out. नंबर 2 हमें जो स्टेटमेंट दे रखा था वो ये कि दिस मीटिंग वाज हेल्ड एट जकार्ता ऑन 5th ऑफ मई 2024। सो गाइस इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है ना, सिर्फ वही सही है। जो 7th इंडिया इंडोनेशिया जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमिटी मीटिंग हुआ था, ये जकार्ता में 5 मई 2024 का नहीं है, मतलब नहीं हुआ था, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। लेकिन इस पर्टिकुलर मीटिंग में इंडोनेशिया ने एग्री किया था कि दे आर गोइंग टू एनहांस द कोलैबोरेशन इन दीज पर्टिकुलर एरियाज जो कि यहाँ पे गिवन है, लाइक डिफेंस, इंडस्ट्री, मैरिटाइम सिक्योरिटी एंड मल्टीलेटरल कोऑपरेशन, एंड दिस इज द रीजन व्हाई ओनली ऑप्शन आई मीन ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन विद रेफरेंस टू FWD 200B, ठीक है। FWD 200B के रेफरेंस में आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन कौन सा स्टेटमेंट सही है। सो हियर आर दीज टू statements. Number 1, this is India's first indigenous bomber UAV aircraft, okay. And number 2, its payload capacity is 100 kg. So let me just tell you guys कि ये जो दोनों ही statements हैं वो दोनों ही सही हैं, क्योंकि
अगर हम FWD 200B की बात करें तो yes it is India's very first indigenous bomber UAV aircraft and yes उसका payload capacity 100 kilograms है. ठीक है. So both 1 and 2 statements are correct here. Okay, next question. Two statements were given as assertion and reason. Again, आपको choose करना है right option क्या है. So guys, यहाँ पे assertion जो दिया गया था वो ये था that during 2023-24 Singapore emerged as the latest source of FDI to India. ठीक है, ये तो assertion था. अब reason की बात करें तो reason था that the India Mauritius Tax Treaty amendment has brought a major shift in countries as a major source of FDI to India. ठीक है. अब इसमें आपको बताना है assertion सही है, reason सही है या फिर क्या सही है. So guys, इस वाले क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दे रखे थे जिसमें जो ऑप्शन नंबर बी था ना आपका वो सही होगा जो कि ये बोलता है कि both assertion and reason they are true. ठीक है, कोई भी false नहीं है. और जो reason है that is the correct explanation of assertion. तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा. Okay, guys, next question. Again, you have to choose the person, you have to match the person with the reason. ठीक है, जहाँ पे आपको दो तरह से इस तरह से गिवन था. यहाँ पे लोगों का नाम गिवन था, यहाँ पे रीजन गिवन था कि वो लोग किस चीज से रिलेटेड हैं. ठीक है, तो आपको मैच करना था. तो गाइज यहाँ पे here we have correctly matched the name of all these 4 people जो कि आपको एग्जाम में पूछे गए थे. And these are the things या फिर आप कह सकते हैं these are the reasons they are related to. So let me just call it out. तो सबसे पहले गोपी ठोटाकुरा की अगर हम बात करें तो आपको मैच कर देना था फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट. ही वाज द फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट. तो ये रीजन के लिए गोपी ठोटाकुरा का नाम आ गया. दूसरा दिया करमाकर फर्स्ट इंडियन जिमनास्ट टू विन गोल्ड एट एशियन चैंपियनशिप. ठीक है, पहली इंडियन जिमनास्ट जिन्होंने एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड जीता. दूसरा आरोह बरजात्या जो कि इंडियन बॉर्न नासा साइंटिस्ट हु लेड द टीम टू स्टडी सोलर एक्लिप्टिक इम्पैक्ट ऑन आयनोस्फेयर जिस रीजन के लिए वो जाने जाते हैं माने जाते हैं. एट लास्ट वी हैव देव पटेल जो कि ब्रिटिश एक्टर हैं हु मेड हिज डायरेक्टोरल डेब्यूट विद ट्रेलर मंकी मैन. ठीक है, जो मंकी मैन है उस मूवी को उन्होंने डेब्यू करा था, उस मूवी से उन्होंने डेब्यू करा था एंड ही इज अ ब्रिटिश एक्टर. सो दिस इज द रीजन ऑफ देव पटेल. तो इस तरह से अगर आपने मैच करा है तो आपका आंसर 100% करेक्ट है. Okay, guys, and the last but not the least question for today we have आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इवेंट्स अरेंज करने थे. ठीक है, आपको ये इवेंट्स दे रखे थे, थोड़ा ऊपर नीचे दे रखे थे और आपको उसको इस तरह से लगाना है कि कौन सा पहले हुआ था या फिर कौन सा पहले आता है कह सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन देयर नंबर, उसमें आपको अरेंज करना था. सो गाइज इसमें आपका आंसर हो जाए आपको इस तरह से गिवन है वर्ल्ड हेरिटेज डे, वर्ल्ड थायराइड डे, वर्ल्ड नो टबैको डे एंड इंटरनेशनल लाइट डे. जिसको अगर आप करेक्टली लगाओगे तो आपका आंसर जो होगा 1423 होगा. यानी कि सबसे पहले आएगा आपका वर्ल्ड हेरिटेज डे. ठीक है, फिर आएगा आपका इंटरनेशनल लाइट डे, फिर आएगा आपका वर्ल्ड थायराइड डे एंड एंड में आएगा आपका वर्ल्ड नो टोबैको डे. सो दिस वुड बी द क्रोनोलॉजी फॉर दीज 4 इवेंट्स. आपको इस तरह से मैच करना था, अगर किया है तो आपका आंसर करेक्ट है. So that's it guys, those were the very important GK GS और आपके साइंस के जो भी क्वेश्चंस आए थे यूपीपीएससी का जो आपका 22 तारीख को एग्जाम हुआ था उसमें. If you like the video, found it informative, then don't forget to like, share and subscribe to our channel Info Island, because this is the only platform where you're gonna get all the informative videos, all the informative content related to all the competitive exams. ठीक है guys, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल आइकन हिट कर दो, अपने यारों दोस्तों परिवारजनों को भी वीडियो जरूर से शेयर कर देना सो दैट इट हेल्प्स देम ऑल्सो. आज के लिए बस इतना ही गाइस. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो सपोर्टिव और वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो.